Hello everyone and welcome back to the online class of the Crescent School, and we are studying history, class 9, chapter number 1, the French Revolution. And French Revolution पढ़ते पढ़ते हम आ चुके हैं आज के टॉपिक पे, the Reign of Terror. Even I would like to inform you before starting the video, this is one of the most important topic in class 9th history, and यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा. ये है वीडियो नंबर 9 एंड वीडियो नंबर 1 to 8 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वीडियो नंबर 1 to 8 देखें, फिर वीडियो नंबर 9 को देखें, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Thank you so much all those students who are making comment, typing their answer in the comment box, and I have seen that all the answers are very correct. Thank you for that. So अभी तक के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है. लाइक हम मोनार्क सिस्टम से देखते हुए चले आ रहे हैं, लुईस 16 के टाइम से देखते हुए चले आ रहे हैं. लुईस 16 है जो एक मोनार्क है, और वो कहीं ना कहीं एक फेल्योर मोनार्क है, जो जब अब गद्दी पे आता है उसको एक खाली ट्रेजरी मिलती है, और उसको खाली करने में कुछ उसका भी रीजन रहता है. लाइक ही हेल्प अमेरिकन कॉलोनीज, राइट, एंड बिना मतलब का ब्रिटिश से उसने लड़ाई लड़ी, वॉर में उसने बहुत सारे एक्सपेंस करे, उनकी लग्जरी लाइफ एंड ऑल दैट. इसके बाद क्या होता है कि अभी वो अपने टैक्सेस को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टैक्सेस को और बढ़ाने के फेवर में रहता है, और जनता ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान रहती है. 1790s के 89 और 90s के टाइम में एक ऐसा टाइम रहता है जब हार्वेस्ट बहुत ही ज्यादा पुअर रहता है, जिसकी वजह से लोग अब लुईस 16 का अपोज करने लगते हैं. इस अपोज करने के टाइम में ही वो एक मीटिंग बैठाता है, जो मीटिंग उस टाइम टैक्स बढ़ाने के लिए कौन सी होती थी, स्टेट जनरल की. स्टेट जनरल की मीटिंग में जब वो बैठाता है तो वो फेल्योर हो जाती है, क्योंकि वहां पर टैक्स से पहले ही बहस हो जाती है वोटिंग राइट्स पे. उस तरीके से हमने देखा एक न्यू मिडिल क्लास बन के आती है जो वोटिंग राइट्स के लिए लड़ती है, और लुईस 16 को पावर को पूरी तरीके से रिड्यूस कर देती है, क्योंकि उसको एक राजा से हटा के अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना देती है. और फ्रांस तब से एक रिपब्लिक कंट्री, एक एक्चुअल में तभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रहता है. फिर एक नई जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो जाता है, तो जो समाज का जो एक लोअर स्ट्राटा है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो लोग अभी वोटिंग राइट्स नहीं पाए रहते हैं. वो लोग का भी एक रिवॉल्यूशन चलता है, और एक बहुत सारे क्लब्स बनते हुए हम देखते हैं फ्रांस में, और जैकोबिन क्लब एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्लब बन के आता है. जैकोबिन क्लब इतना प्रोमिनेंट होता है कि उसके सामने नेशनल असेंबली, यानी जो मिडिल क्लास लोग जो अपनी असेंबली बनाए थे, वो भी कमजोर पड़ जाती है, और फ्रांस पे अब इनका कंट्रोल आ जाता है जैकोबिन क्लब का. अब जैकोबिन क्लब जो है, इनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब प्रोमिनेंट लीडर के तौर पे सामने आते हैं, तो ये राजा के साथ क्या करते हैं, राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और हम सब वीडियो में देख चुके हैं कि राजा का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है. फिर हम आज के टाइम में पढ़ेंगे द रीन ऑफ टेरर. ठीक है, जैकोबिन अब क्या सीन है फ्रांस में, क्या हो रहा है, पहले ये तो हम जान ही चुके हैं कि अब यहाँ का जो हेड ऑफ अभी जो फ्रांस का सीन है वो ये है कि फ्रांस में द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है, वो है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. अब वो पूरी तरीके से हेड है, और ये किस तरीके से काम कर रहा है, और एक्चुअल में रीन ऑफ टेरर किसको बोला गया है, ये क्या है, इसको समझ लेते हैं. जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो टाइम, ये काम करने का तरीका है ना, जो जैकोबिन क्लब का हेड है, और फिर फ्रांस को गवर्नमेंट का हेड हो जाता है राजा को मारने के बाद. इसका जो काम करने का तरीका है, ये जो 1793 to 1794 जो इन्होंने ये फ्रांस को गवर्न किया है, इस पूरी टाइमलाइन को ही हम रीन ऑफ टेरर बोलते हैं. ये रीन ऑफ टेरर क्या है, मतलब रीन का मतलब टाइम, समय, और टेरर का मतलब खतरे का. ये टेरर से तुम समझ सकते हो ना, तुम्हें टेरर का मतलब खतरा, टेरर से टेररिस्ट, राइट, टेररिस्ट जो खतरे का काम ही करते हैं, गोली बारूद का काम करते हैं. तो ये रीन ऑफ टेरर ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने, राइट, ऐसा क्या चीज इनकी, या इनकी एक्टिविटीज थी, या इनकी पॉलिसीज थी. ये तो फ्रांस को रिपब्लिक बनाने वाले थे. तो रिपब्लिक, तो जैसे इंडिया, हम एक रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम इसको एक पर्टिकुलर कोई प्राइम मिनिस्टर या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर आ जाए तो हम उसको रीन ऑफ टेरर बोल दें, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं. तो इन्होंने ऐसा क्या किया, इसको आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है,
इसकी जो पॉलिसी थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी पॉलिसीज के हिसाब थी, इसकी पॉलिसी ऑफ रेवेंज जो इसने लिखा हुआ है। यहाँ पर अभी तो हम समझ रहे थे कि जब राजा होता है और राजा को जब कोई अपोज करता है तो राजा उसके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है या उसको डायरेक्ट मारने का आदेश देता है। बट जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक का मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पर जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमें बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में ही आजादी के बाद से तमाम पार्टीज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रही होंगी, स्टेट गवर्नमेंट में रही होंगी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई, कभी गठबंधन। तो अगर मान लो कांग्रेस है तो बीजेपी वाले उस गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं, या बीजेपी गवर्नमेंट में तो कांग्रेस वाले अपोज करेंगे। वो कुछ भी करेगा, जब लाइक नोटबंदी होगा तो बीजेपी कहेगी अच्छा है, लेकिन जो भी पार्टी उसके अपोजिट में वो कभी तारीफ नहीं कर सकते, वो तो अपोजिशन में है ना, तो उसको काम ही अपोज करना। इन द सेम वे यही तो रिपब्लिक की खूबसूरती है कि हम एक दूसरे को अपोज करते हुए, एक दूसरे की कमियां निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ फ्रांस में रिपब्लिक, यहाँ पर जब ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का टाइमलाइन चल रहा था तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। अब जो लोग इसका विरोध करते थे या इनकी पॉलिसीज का विरोध करते थे तो उसको उसके खिलाफ केस कर दिया जाता था और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ? पहले तो हम शुरुआत से एक राजा को मारने का वीडियो देखते आ रहे हैं। राजा को एक डिवाइस है जिसको हम गिलोटीन बोलते थे। गिलोटीन इसलिए बोलते थे, देखो यहाँ पे मेरे पॉइंट्स में लिखा भी हुआ है गिलोटीन। तो गिलोटीन इसलिए बोलते थे क्योंकि इसका इन्वेंशन डॉक्टर गिलोटीन ने किया था। अच्छा, तुम्हें पता है कि इसका इन्वेंशन कब हुआ? क्या ये लुई 16 ने कराया था अपनी जनता या किसी को मारने के लिए? लुई 16 बुरा था पर इतना भी बुरा नहीं था। उसके टाइम में भी डेथ सेंटेंस दिया जाता था, मरने की सजा दी जाती थी। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था कि आप मारने के नाम मतलब इस तरीके के किसी डिवाइस से आपका गला काटा जाता हो, बल्कि उस टाइम में फांसी लगाई जाती थी। ये जो है डॉक्टर गिलोटीन ने रॉबिस्फियर के रिक्वेस्ट पे एक इन्वेंशन किया। ये था इसलिए ताकि जब किसी को हम सजा दें तो उसको सजा देने में टाइम ना लगे, और एक ब्लेड ऊपर से गिरती थी जो गर्दन को काट के नीचे गिरा देती थी। और जो कहते हैं ना फांसी लगाने वाले को जल्लाद हम लोग इंडिया में बोलते हैं, तो वो क्या करता था, उसकी गर्दन को उठाता था और सबको दिखाता था उसकी गर्दन को ऐसे, राइट, कि हमने देखो इसको मार दिया, ये विरोधी था और हमने इसको मार दिया। और पब्लिक उस पर खूब सारी तालियां बजाती थी, बम फोड़े जाते थे, पटाखे फोड़े जाते थे और जश्न मनाया जाता था। इवन जब लुई 16 को गिलोटीन डिवाइस से एक्सिक्यूट किया गया, मारा गया, उसको बिहेडेड किया गया, उसका सर धड़ अलग कर दिया गया, तो भी उस टाइम में पब्लिक ने खूब तालियां बजाई, खूब सारा हंगामा हुआ। पर पब्लिक को क्या पता था कि एक वक्त ऐसा आने वाला है ये 1793-94 का कि पब्लिक भी परेशान हो जाएगी, जो उसके खुद अपने पार्टी के लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे। अब जब रॉबिस्फियर के खिलाफ कोई बात रखता था, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता था, तो सेम उसके साथ भी यही होने लगा। चलो लुई 16 के साथ होना या मैरी एंटोनेट के साथ होना तो एक्सेप्टेबल है, उन लोगों ने फ्रांस पे बहुत ज्यादा गलत किया है, टैक्सेस इंपोज करने की कोशिश की है, नेशनल असेंबली के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। लेकिन अब जो उसी फ्रांस के लोग हैं जिन्होंने इवन ये 1789 की जो क्रांति हुई है उसमें लड़ाई लड़ी है, अब इस बस ये है कि इसकी पार्टी के नहीं, क्योंकि हमने सुना है जब जैकोबिन क्लब पार्टी बन रही थी तो उस टाइम तमाम छोटी छोटी पार्टियां बन रही थी। तो ये जो है तमाम उन पार्टीज के लीडर को एग्जीक्यूट कर देता था, मतलब उसको मौत के घाट उतार देना। ऐसे ही जो अदर पार्टी के जो मेंबर हैं वो, या फिर जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे, जो नोबल्स एंड क्लर्जीज थे, आपको उनसे भी इनकी बहुत ही पर्सनल दुश्मनी थी। क्योंकि ये थर्ड स्टेट के सबसे लोअर स्टार्टर का था, तो इन पे अत्याचार तो खैर बहुत हुआ है, लेकिन जब आज इनको मौका मिला है तो ये पूरा अपना बदला लेना चाहता था। हर एक नोबल्स क्लर्जी को किसी तरीके से फंसाकर उसको एग्जीक्यूशन में उसको एग्जीक्यूट कर देना, उसको गिलोटिन डिवाइस से मार देना, ये उस टाइम के लिए बहुत ही मतलब आम बात हो गई थी। एक एक दिनों में 8-8, 10-10 लोगों की जाने लगी। तो फ्रांस का माहौल बल्कि वो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी वाली बात ही नहीं रही, यहाँ पे तो एक खतरनाक माहौल, टेरर का माहौल है। इस समय कोई रॉबिस्फियर के खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन अभी भी कोर्ट था और लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से रॉबिस्फियर को भी गलत साबित किया जाए, कोर्ट इसके खिलाफ भी डिसीजन ले, उसमें लोग लगे हुए थे। अभी उस पे आएंगे हम बाद में। अभी हम देखते हैं रॉबिस्फियर की और भी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। कुछ इसमें अच्छाइयां भी थी। वो चाहता था कि समाज, खास करके जहां से ये बिलोंग करते थे, एकदम लोअर स्टार्टा है ना, जो एकदम लोअर क्लास लोग हैं, जो एकदम लो क्लास, जिनके पास कुछ नहीं था, वो आगे बढ़े। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये सब
बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना, एक एक लिमिट तय कर देना, सबको एक बराबर रखना कि आप सब कमाओ कब सबके सबको कमाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर हो जाए। इनको कुछ अमीरों से एक समझ लो कि एक प्रॉब्लम थी, निजी दुश्मनी थी इनकी अमीर लोगों से, एलाइट लोगों से। तो इसने क्या किया कि एक आपके बुक में है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ एक मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। हाँ, आप सबको काम करना है, सबको वेजेस मिलेंगी, डेली की दिहाड़ी अगर कहो या सैलरी कहो वो मिलेगी, लेकिन उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट को तय कर दिया गया कि इतनी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी ये इनकम को रोकने की भी कोशिश है कि आपको कमाना है, ये तो अच्छी बात है, पर उसको रोक भी देना एक लिमिट पे, यहाँ पे ये नजर आता है। इसी तरीके से हम देखेंगे जो फूड ग्रेन से जो पीजेंट्स हैं उन पे भी प्रेशर बन रहा था। अभी क्या था कि किसान जो है वो अपना अगर कोई फूड ग्रेन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कहीं भी बेच सकते थे, पर इनके यहाँ उसको फोर्स किया जाता था कि आप जाओ सिटीज में बेचो, शहरों में बेचो, ताकि जो है ये हमारी जो आर्मी है, जो सोल्जर्स हैं, उन लोगों को भी फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो जाए। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करो, दूसरे शहर में जाके बेचो, ये तो कंपलसरी है ही है, आप अपनी जगह पे नहीं बेच सकते। साथ ही साथ ये भी था कि आपको किस प्राइस में बेचना है, किस कीमत पे बेचना है, ये भी फिक्स कर दिया गया था। अब उसमें आपका बहुत ही कम प्रॉफिट भी हो रहा है, फिर भी आपको बेचना ही पड़ेगा। इवन ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब इक्विलिटी तो हम समझते हैं कि इक्विलिटी कानून के सामने होनी चाहिए, हम सब एक जैसे दिखने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए लेकिन इक्विलिटी ऑफ ब्रेड, रोटी जो हमारी होती, खाना पीना, इसमें भी इक्विलिटी होती है क्या? ये भी एक नई पॉलिसी लेके आए। जैसे हमारे इंडिया में हम सब कानून के सामने बराबर है, बट हम अपनी हैसियत के हिसाब से खाते हैं। कोई डेली मीट खाता होगा, कोई डेली पनीर खाता होगा, बहुत सारे लोग हैं जो डेली रोटी और चटनी भी खाते हैं। तो जिसका जैसा बजट होता है वो खाता है, और इसको देख के हम किसी को ऊपर नीचा नहीं कहते, वो जिसमें खुशी है। कोई बहुत अमीर है लेकिन कंजूस है, इसलिए भी बचाते हैं, नहीं खाते, तो इसमें कोई इक्विलिटी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इक्विलिटी ऑफ ब्रेड भी आया, राइट? जो यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है इक्विलिटी ऑफ ब्रेड। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अमीर लोग थे ना, वो आप देखोगे वो व्हाइट फ्लोर जो आटा होता है, जो जिसको मैदा बोलते हैं, राइट? जो मैदा होता है उसकी रोटियां खाते थे, तो उसको बंद कर दिया गया। नहीं, अब जो रोटी होगी वो उसकी कीमत फिक्स होगी और वो एक तरीके की होगी, जो इक्विलिटी ब्रेड के नाम से जाना जाएगा। हर सबके लिए एक तरीके की मतलब जो ब्रेड होगी उस जमाने, क्योंकि फ्रांस में रोटी जैसी इंडिया में हम रोटी चपाती खाते हैं वैसा नहीं होता है, उनका ब्रेड होता है, जैसा हम यहाँ पे पाव कहते हैं, इस टाइप के लुक का थोड़ा उनका ब्रेड होता है। तो वो पीली वाली आटे की, जो सस्ती आटे होते हैं उससे बनाते थे ये लोग, और ये सबके लिए कर दिया गया। दुकान पे वही रोटियां बेचनी है, ये दो तरीके की रोटी नहीं बेचनी, जिससे इन्फीरियोरिटी वाली फीलिंग ना आए किसी को। तो ये एक बहुत ही नई चीज थी। अब मुझे नहीं पता कि इसको अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा। गरीब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अमीरों को बुरा लगा होगा, पर कहीं ना कहीं अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे कपड़ों पे, हमारे खाने पे आजादी होनी चाहिए। हमें जो मर्जी हम वो खाएं, हमें जो मर्जी वो हम पहने, ऐसा ही डेमोक्रेसी होता है, राइट? इसी तरीके से इक्विलिटी ऑफ ब्रेड था और इक्विलिटी ऑफ स्पीच भी। अब इक्विलिटी ऑफ स्पीच क्या है? इक्विलिटी ऑफ स्पीच में जैसे कि जो एलाइट लोग होते थे वो एक दूसरे को, जैसे हम हेलो और बोलते हैं, वो एक दूसरे को सर और मैडम, जिसको फ्रांस में मॉन्सियोर और मैदाम, जो मैडम होता है उसको मैदाम बोलते थे, तो उस चीज को हटा दिया गया कि वो नहीं बोलना है। यहाँ पर जो है सर मैडम को हटा के कर दिया गया सिटुएन एंड सिटुइन, इसको किसी तरीके का प्रोनाउंसिएशन होता होगा, जो इसका मतलब इंग्लिश में कहते हैं सिटीजन। हम सब नागरिक हैं, एक बराबर है, चाहे कोई भी हो। वो सर मैडम वाली नहीं, हम कभी देखते ना सर मैडम बोलते तो कहने रिस्पेक्ट दे रहे, तो यहाँ पर उसको हटाया गया कि नहीं, सबको एक बराबर है, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। इसको आप यूज करें सिटीजन एंड सिटीजन, ठीक है? तो यहाँ पर सिटीजन, सब एक समान नागरिकता की काम की गई। तो इसके भी काम करने का तरीका बहुत अलग था। इक्वलिटी की बात तो करता था रॉबेस्पियर, लेकिन जो बंदिश इन्होंने लगा दी थी समाज पे, जो कहीं ना कहीं कंट्रोल था इनका, जिससे जो है जो ट्रेड था वो बहुत ऊपर नहीं जा पा रहा था। हाँ, गरीब का इसमें बहुत फायदा था, गरीब को जो है ब्रेड मिल जा रहा था, जो शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई था वो नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी। जैसे कि अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में जो नॉबल्स एंड क्लर्जीज थे, ठीक है, जब लुईस 16 था तो उनको प्रिविलेजेस मिले, बाई बर्थ मिले, उसको हटा दो, बाई बर्थ प्रिविलेज ना किसी को दो, बट अब उनसे बदला लेना
ये भी ठीक नहीं है, राइट। उनसे बदला लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो आजादी से पहले अंग्रेजों के लिए काम करते होंगे, जो उनके यहाँ नौकरी करते होंगे, बट आजाद हो जाने के बाद अब हम बोले नहीं तुम अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे तो हम उसके बेटे को मारे, उसके हुए बेटे को मारे, उसके खानदान को हम बदनाम करें, तो ये ठीक नहीं है। उस टाइम था, उस टाइम की नीड पे वो पढ़े, उन्होंने वहां नौकरी करी। आज हम आजाद कंट्री में हैं तो हम किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये एक इक्वलिटी और डेमोक्रेसी वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे, जो जैसे चर्च में काम करने वाले या चर्च के जो फादर्स होते थे, राइट, ब्रदर होते थे, उन लोगों के चर्च पे इनका ये कब्जा कर लेता था, उनके चर्च को खाली करा दिया जाता था। अब वहां पे चर्च मतलब प्रेयर वगैरह नहीं होगा, उसको जो है ये स्टोर ऑफिस के तौर पे या आर्मी के बैरक के तौर पे इस्तेमाल करने लगे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी इनके जो एक्टिविटीज थी जो हमारी फ्रीडम को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रही थी और लोगों में इनके खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी थी। इसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि आवाज उठाने की सजा गिलोटिन डिवाइस थी। गिलोटिन तो आप अच्छे से अब समझ गए होंगे, राइट। तो ये जो है रेन ऑफ टेरर था, इसीलिए हम समझ गए कितना खतरनाक एक टाइम रहा होगा। आप सोचो कि जब आप जो आप पे जिसको आपने सेलेक्ट किया, राइट, हमने वोट देके ही तो इनके मेंबर्स को कन्वेंशन में, याद है, जो हमारी नेशनल असेंबली है जिसका नाम कन्वेंशन है, उसमें बैठाया है। तो आज हम जिसको वोट देके बैठा रहे हैं, हम उसके खिलाफ बोल ना पाए, हम उसके खिलाफ आवाज ना उठा पाए, तो कहीं ना कहीं ये एक डिक्टेटरशिप कही जाएगी। इसको हम रिपब्लिक नहीं कह सकते। तो इसलिए इनके खिलाफ भी कोर्ट में केस बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी और फाइनली एक टाइम आया जुलाई 1794 का, राइट। 1794 यहाँ पे पहले से लिखा था तो आपको पता था कि ये रेन ऑफ टेरर बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, 1794 में ही खत्म होने वाला है। तो सेम हैपेंड, 1794 का एक टाइम आया जुलाई का, जब कोर्ट फाइनली फाइंड हिम कन्विक्टेड। तो कन्विक्टेड का मतलब इनको दोषी करार दिया गया, इनको माना गया कि ये जो बहुत ज्यादा टेरर फैला रहे हैं, इनका रहना फ्रांस के लिए ठीक नहीं है और इनको तो उस दिन जुलाई 1794 में कोर्ट ने एग्जीक्यूट करने का आदेश दिया। और जिस दिन कोर्ट ने आदेश दिया, अगले ही दिन इनको जो है उस शाम में कब्जे में लिया गया और अगले दिन जनता के सामने इनको भी उसी जो इनके रिक्वेस्ट पे बनी हुई डिवाइस थी, उसी डिवाइस से इनका भी खात्मा हो गया, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये था रेन ऑफ टेरर। अब हम देख रहे हैं एक चीज शुरू से कि फ्रांस में बदलाव बहुत आ रहे हैं। हमने कुछ ही टाइम में बहुत कुछ पढ़ लिया फ्रांस के बारे में। हमने सदियों से चले आ रहे बार्बन डायनेस्टी को भी देखा, वो एक बहुत लंबा ट्रक चला है, ठीक है। फिर हमने देखा किस तरीके से एक मिडिल क्लास निकल के सामने आती है और मिडिल क्लास जो निकल के सामने आती है वो अपने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ाई लड़ती है और टेनिस कोर्ट में जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के दम पे नेशनल असेंबली बनाती है और फ्रांस को लुईस 16 से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वाली फ्रांस बनाती है, जहां पे लुईस 16 सिर्फ नाम का रह जाता है। फिर हमने देखा कि एक फ्रांस में ये जो क्रांतिकारी टाइम चल रहा है उसमें बहुत सारी पार्टीज बन के आती हैं और जैकोबिन क्लब को भी हमने उभरते हुए देखा है और जैकोबिन क्लब से हमने मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को फ्रांस का हेड बनते हुए देखा है। उस के हेड बनने के बाद फ्रांस में जो बदलाव आए हैं और जो नेशनल असेंबली थी वहां पर अब जो पहले तो मिडिल क्लास और बहुत ज्यादा हाई टैक्स वाले देने वाले थे, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो एकदम छोटे छोटे लोग थे समाज के, जो जिनकी हैसियत देखा जाए तो बहुत कम थी, माली हालत बहुत कम थी, राइट, वो आ जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन में, वो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं और लुईस 16 को मार दिया जाता है और फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो फ्रांस बनता है रिपब्लिक कंट्री और जैकोबिन क्लब प्रोमिनेंट पार्टी बनकर सामने आता है। ठीक है, अब हमने उनका भी एंड देख लिया, क्योंकि रॉबिस्पियर जब मरा ना तो इसके बाद जैकोबिन क्लब बहुत कमजोर पड़ गया। और जैकोबिन क्लब मतलब समझ लो कि हमारा पार्लियामेंट है, उसमें कोई पार्टी है, 2-3 पार्टी है, पर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा, बट कोई लीडर जो बहुत प्रोमिनेंट है वो मर जाए, राइट, और उसकी वजह से पार्टी टूट जाए,
तो क्या होगा, हमारा पार्लियामेंट बंद तो नहीं होगा ना। ठीक है, हमें बहुत अफसोस होगा, हमारा एक लीडर का डेथ हुआ, लेकिन अगर वो पार्टी कमजोर पड़ गई, उनके सांसद हारने लगे, तो कोई ना कोई तो दूसरी पार्टी आएगी जो वहां से मान लो कि कानपुर का सांसद मर गया, राइट, या वो फिर बाकी सब भी यूपी वाले सांसद उसकी वजह से कमजोर पड़ गए, तो यहाँ से जो कोई और लड़ेगा वो सांसद में जाएगा ही जाएगा, वो पार्लियामेंट में बैठेगा ही बैठेगा। तो ये इसी तरीके से जब जैकोबिन क्लब कमजोर पड़ने लगा, तो फिर से जो अमीर मिडिल क्लास थी, राइट, मिडिल क्लास के जो वेल्दी लोग थे, वो अब असेंबली में पहुंचने लगे। और जब वो असेंबली में पहुंचे तो अभी फ्रांस समझ लो एक एक्सपेरिमेंट दौर चल रहा है, ठीक है। तो फिर से एक नई चीज आती है, ठीक। तो हम आपको पहले वीडियो में इसलिए नहीं बताएं कि आप पहले ही बहुत घबरा जाओगे कि सर कितना ज्यादा पढ़ना है। तो आज मैं बता रहा हूं क्योंकि अब मैं 80% हम लोग पढ़ चुके, अब सिर्फ 20% बचा है, ठीक है। और इवन आखिरी जो इसका बाद वाला हमारा वीडियो पढ़ने वाला है ना, वीडियो नंबर 10, वो समझ लीजिए कि पूरी स्टोरी का आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद जो 2-3 वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम बस थोड़ा बहुत समझेंगे कि वुमेन्स का क्या रोल था और क्या कहते हैं कि कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो टाइमलाइन वाली स्टोरी है वो आखिरी वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद वाला होगा। तो हम पहले देखें लुईस 16 मोनार्क को, फिर हमने देखा नेशनल असेंबली वाले मिडिल क्लास वाले नेशनल असेंबली को, ठीक। फिर हमने देखा मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर को। अब जब ये हट गया तो 2 और बचते हैं जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। 3 पढ़ लिया, 2 और बचने, और ये दोनों एक ही वीडियो में निपट जाएंगे। तो ये 2 गुणों कौन है। अब जब नई मिडिल क्लास फिर से आती है तो ये एक्सपेरिमेंटल दौर है। अब क्या करे, वो भी परेशान है कि अब क्या किया जाए कि फ्रांस को प्रॉपरली हम चला पाए, रिपब्लिक हमारी बनी रहे, फिर से कोई डिक्टेटर ना आ जाए। तो यहाँ पर नया रूल आता है और इन लोगों ने जो एनालाइज किया ना, उसमें इन लोगों ने पाया कि गलती कहाँ पे हो रही है। तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि गलती ये हो रही है कि चाहे वो लुईस 16 हो, चलो वो तो पूरा एब्सोल्यूट मोनार्क था। फिर दूसरा हमारा चाहे नेशनल, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुआ तब भी लुईस 16 था, ठीक है, हेड पे। फिर उसके बाद जब जैकोबिन क्लब आया तो हेड पे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर था। ये तीनों टाइम में ना एक ही आदमी है जो पूरे हेड पे बैठ जा रहा है, हेड की चेयर पे बैठ जा रहा है। 2 बार तो लुईस 16 बैठा है एंड तीसरी बार मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर बैठा है। तो अब ऐसा किया जाए कि एक आदमी कोई हेड पे ना बैठे। तो एक नया सिस्टम आया जो फ्रांस को चलाने लगा, वो था डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी से फ्रांस चलने लगा। अब ये क्या, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डायरेक्टरी कैसे फ्रांस को चलाई। और उसी टाइम में हम ये भी देखेंगे, ये जो टाइमलाइन चल रहा है एक नया हीरो भी आ रहा है जो 1769 में पैदा हुआ है और 10 साल की उम्र में ही आर्मी ज्वाइन कर लिया है, आर्मी स्कूल ज्वाइन कर लिया है। लड़ने नहीं जा रहा अभी 10 साल की उम्र में, मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लेता है और उसके 5 साल बाद उसकी नियुक्ति हो जाती है, मतलब अपॉइंटमेंट हो जाता है और वो एक वीर योद्धा की तरह आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इस टाइम वो लड़ रहा होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह फ्रांस के लिए, ठीक है। तो ये इस टाइम में वो योद्धा लड़ रहा है और हम उसको देखेंगे 1799 में। यानी ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो डायरेक्टरी है ना वो भी लिमिटेड टाइम के लिए आ रही है। डायरेक्टरी अभी आएगी और 1799 में चली भी जाएगी। तो डायरेक्टरी को हम देखेंगे आते हुए भी और खत्म होते हुए भी, और उस वीर योद्धा को फिर हम देखेंगे। अब उस वीर योद्धा के भी 2 व्यू हैं, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा। अब तुम पढ़ लेना, मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, तुम पढ़ लेना और अपनी राय बना लेना कि तुम्हें वो कैसा लग रहा है। तो वो वीर योद्धा जो है जब आएगा 1799 में तो सब उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि उस टाइम में उसकी वीरता के, उसकी लड़ाइयों के चर्चे पूरे फ्रांस में थे और सब चाहते थे कि यही आए और फ्रांस को चलाए। और वो किस तरीके से फ्रांस को चलाएगा, 1804 में वो डेमोक्रेसी यानी रिपब्लिक फ्रांस को खत्म करके फिर से राष्ट्रतंत्र डिक्टेटरशिप ला देगा। ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो इतना कुछ जो मैंने बताया उस आदमी के बारे में जो 1769 में पैदा हुआ और 1799 में हमारा हेड बनेगा फ्रांस का, उसका नाम आपको बताना है। तो ये नाम आप पता करिए, ये कौन है जो फ्रांस में 1799 में कमबैक करेगा और 1804 सन 1804 में फ्रांस का डिक्टेटर बनने वाला है। तो ये आपका आज होमवर्क है।
आप गूगल भी कर सकते हो, या आज आप बुक के थोड़ा आगे वाले पेजेस को पढ़ोगे तो वहां से भी आंसर निकाल सकते हो, और कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करोगे उसका नाम। So this is your task for today. Thank you so much for the watching video, and this was the Reign of Terror. Thank you.